आज की क्लास में करते हैं हमारे बायोटिक एप्लीकेशन का और चीज़ों को रिवाइज करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि आपको चीज़ें समझ जाए एंड यू आर एबल टू गेट गुड स्कोर कल के टेस्ट के अंदर. सो या नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्टली आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पार्ट. बीच वाले पार्ट से मैं स्टार्ट करूँ दैट व्हाट आर माय जीएमओ, तो इनसे हमें यहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है. सो हमारे जीएमओस क्या होते हैं और इनसे हमें यहाँ पे फायदा क्या मिल रहा है, दैट इज समथिंग वी हैव टू स्टार्ट विद, राइट. So organism whose gene has been altered by manipulation, genetically modified organism, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे genetically modified organism, that's your GMO. अब अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो हमने कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए हैं. तो जब मैं बात करता हूँ मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो इनको बनाने का फायदा यहाँ पे क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज आई विल गेट ओवर हियर. तो फायदा आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो एडवांटेज जो आपको मिलेगा जीएमओ का वो ये है, दे आर मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड. सो आप कोई जीएमओ बना रहे हो तो आपको पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द प्लांट इटसेल्फ माइट बी अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. आपका हार्वेस्ट करने के बाद कई बार आपका लॉस होता है एक टाइम के बाद, अगर आपने उसे मार्केट में सेल नहीं किया अपने फ्रूट को, तो वो आपका कम हो सकता है अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को इस्तेमाल करता हूं तो. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट्स, दैट्स आल्सो एडवांटेज. एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ अ फूड लाइक विटामिन ए एनरिच्ड राइस. अगर आपको याद होता है विटामिन ए एनरिच्ड राइस हम देखा था, दैट वाज कॉल्ड एज माय गोल्डन राइस. इसको हम बोलते थे वहां पे और गोल्डन राइस. ठीक है, so that is what you will get to see. So you'll have your vitamin enriched rice is something you will get to see over here. In addition to these uses, GM has been used to create a tailor-made plant to supply alternate resources to industries in form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो आपने कई सारे ऐसे प्लांट बनाए जिसके थ्रू आप कई सारा आप स्टार्च निकाल सकते हो, फ्यूल्स निकाल सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट आप निकाल सकते हो, बना सकते हो, एंड यू कैन सेल देम टू द मार्केट. तो ये सब भी आपको याद रखना, ये सारी एनसाइड की लाइंस हैं, तो इसलिए आपको अलग से मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय बैसिलस thuringiensis. सो जब भी आपके सामने बैक्टीरिया का नाम आएगा, याद रखना दैट बैक्टीरिया इज नोन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नंबर ऑफ इंसेक्ट. तो ये मेरा यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड की तरह मैं इसके यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ. सो बैसिलस thuringiensis की कहानी हम यहाँ पे समझते हैं, दैट्स कहानी ऑफ योर बीटी कॉटन. सो यहाँ पे आपकी कहानी स्टार्ट होगी, द स्टोरी ऑफ माय बीटी कॉटन. तो चलिए स्लोली से हम यहाँ पे समझ लेते हैं. सो बैसिलस thuringiensis जो आपका बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपका एक होता है जीन जिसका नाम है आपका यहाँ पे क्राइजीन. अच्छा, अगर आपको क्लास फास्ट लगे ना, अगर रिवीजन आपको लगे थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो आप बता देना मुझे. यू कैन ऑल्सो टेल मी, अगर कोई चीज रिपीट करनी हो तो बता देना. सो बैसिलस thuringiensis के अंदर आपको मिलता है आपके क्राइजीन, और ये क्राइजीन आपको बना के देता है आपका यहाँ पे एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज माय टॉक्सिक प्रोटीन. So cryogen is going to make a protein and that protein is going to be called as my toxic protein. Like it will make a toxic protein. इतना याद रखना. अब ये टॉक्सिक प्रोटीन जो आपको होता है वो टारगेट किसको करता है, ये टारगेट करता है इंसेक्ट्स को. कौन से इंसेक्ट्स को? इट विल टारगेट माय लेपिडोप्टेरन्स, डायप्टेरा एंड बीटल्स. ये सारे इंसेक्ट्स को यहाँ पे टारगेट करेगा. सो इट इज गोइंग टू टारगेट द लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, बीटल्स, इन सबको टारगेट करेगा. लेपिडोप्टेरा के अंदर यू विल हैव बटरफ्लाई एंड मॉथ यहाँ पे आता है. डायप्टेरा के अंदर यू विल हैव योर मॉस्किटो एंड योर हाउस फ्लाई विल कम इन दिस. एंड बीटल्स के अंदर यू विल हैव योर कोलेप्टेरा विल कम इन दिस, राइट. लाइक, और आई शुड से कोलेप्टेरा के अंदर आपके यहाँ पे बीटल्स आते हैं. दैट इज द इंसेक्ट जिसको ये टारगेट कर सकता है. Now, BT cotton is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. BT toxin has been cloned from a bacteria. हमारा सिंपल सा प्लान है, ये जीन को निकालना और डालना उसे प्लांट के अंदर. तो ये जीन को हम निकालेंगे यहाँ पे. सो जीन विल क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस इन द प्लांट, और उसे प्लांट में हम डाल देंगे. इससे क्या होगा, टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट विदाउट अ नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड. बिना किसी इंसेक्टिसाइड के मेरे प्लांट बच जाएंगे वहां पे इंसेक्ट के अटैक से. In effect, to create a biopesticide. So इसलिए बोलते हैं as a biopesticide. Okay. Example of BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, soybean, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम बना चुके हैं. जो बहुत ज्यादा सबसे पहले जिसकी परमिट मिला था यूज करने का, वो था आपके यहाँ पे बीटी कॉटन. इसका परमिट मिला था जो हम काफी अच्छे से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. चलो, अब यहाँ पे आप करते क्या हो, आपने अपने बैसिलस में से अपने क्राइजीन को निकाला. सो बेसिकली आपका जो क्राइजीन होता है ना, याद रखना, क्राइजीन आपका बनाता है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोटॉक्सिन. तो क्राइजीन जो आपका यहाँ पे होगा, इट विल मेक द प्रोटॉक्सिन. और ये जो प्रोटॉक्सिन आपका यहाँ पे है,
जब ये बनाता है बैक्टीरिया के अंदर, ये प्रोटॉक्सिन आपके यहाँ पे होता है इनएक्टिव, ये प्रोटॉक्सिन आपके यहाँ पे इनएक्टिव रहेगा। आपके सवाल आ सकता है कि ये बैसिलस को क्यों डैमेज नहीं कर रहा, तो आपको याद रखना है कि मेरा प्रोटॉक्सिन सब सिर्फ एक्टिवेट होता है आपका अल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो प्रोटॉक्सिन आपका ये जीन बनाएगा और ये आपका है अभी इनएक्टिव। ये इनएक्टिव फॉर्म आपका कन्वर्ट होता है आपके टॉक्सिन प्रोटीन के अंदर, दिस इनएक्टिव विल बिकम एक्टिव, और ये एक्टिव आपका कहां पे होगा, इट विल गेट एक्टिव इन द अल्कलाइन मीडियम ऑफ द इंसेक्ट गट। इंसेक्ट गट के अल्कलाइन मीडियम के अंदर दिस विल बिकम एक्टिवेटेड। अब जैसे मेरा यहाँ पे ये प्रोटीन एक्टिव हो गया अल्कलाइन मीडियम के अंदर, ये जाके टारगेट करेगा मिड गट की लाइनिंग को। सो इंसेक्ट के पेट में ये आ चुका है, तो आप ये मान लो कि आपका जो इंसेक्ट आया, कैटरपिलर आया, उसने उसे खाना चालू किया, खाना चालू किया, उसके पेट में गया, राइट, उसके पेट में गया, ये वाला सेल्स उसके पेट में गए, जीन्स उसके पेट में गए, और वहां पे जाके क्या हुआ, आपको प्रोटॉक्सिन आपका यहाँ पे बना, एंड दैट प्रोटॉक्सिन विल कन्वर्ट इनटू योर टॉक्सिन, एंड नाउ दिस टॉक्सिन विल टारगेट द मिडगट एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंसेक्ट। ये टारगेट करेगा आपको यहाँ पे मिडगट की एपिथेलियल लाइनिंग को। अब वो करता क्या है, वहां पे जाके वो होल्स क्रिएट करता है। पोर्स क्रिएट करना मतलब यहाँ पे लिखा है क्रिएट पोर्स, मतलब वो जाके वहां पे होल्स क्रिएट करेगा, और उन होल्स क्रिएट करने की वजह से अल्टीमेटली वहां पे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। आपकी अल्टीमेटली डेथ, इंसेक्ट आपको वहां पे जिंदा नहीं रहेगा, और वो खाना खा के थोड़ी देर उसका खत्म हो जाएगा वो। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन जाके टारगेट कर रहा है एपिथेलियल लाइनिंग को मिडगट की, एंड इट विल क्रिएट द पोर्स एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। सो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, एंड जब ये इंसेक्ट इससे आके खाएगा तो उसके पेट में जाके आपका एक्टिव फॉर्म जाके आपके मिडगट की लाइनिंग को खत्म कर देगा। इतनी ही कहानी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज द स्टोरी विच यू हैव टू नो। कोई चीज अगर याद नहीं आ रही है, लग रहा है कि रिवाइज वापस करा दो तो अच्छा रहेगा, तो मुझे बता देना। दिस इज व्हाट यू हैपन इन दिस, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, राइट। सो अब एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की, एग्रोबैक्टीरियम। अगर आपको याद होगा तो अगर मुझे कोई बैक्टीरिया में जीन पहुंचाना है, तो मैं सबसे बढ़िया जो मेरा सोर्स यहाँ पे होता है वो मेरा होता है एग्रोबैक्टीरियम। इफ यू रिमेंबर दिस, एग्रोबैक्टीरियम becomes the best source of species which I can use to transfer something into the plant cell. आपको याद होगा एग्रोबैक्टीरियम के अंदर यू हैव अ प्लाज्मिड जिसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड, और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होता है, डीएनए होता है, हम कहते हैं टीडीएनए। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। चलो किसी को याद आ गया। यस सर। ऑलराइट, सो यू हैव अ टीडीएनए इन दैट टीआई प्लाज्मिड। अगर आपको याद हो, कोई मुझे बताया कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफिशियन जो आपका होता है वो कौन सी बीमारी कॉज करता था प्लांट के अंदर, कोई नाम बताएगा उसका? वैसे ही बता दो। हाँ, ट्यूमर। अरे डिजीज का नाम बताओ, ट्यूमर। सही से डिजीज का नाम बताओ, बोलो। क्राउन गॉल डिजीज, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? बायोलॉजी पढ़ रहे हो इतने टाइम से, सिर्फ ट्यूमर बोल दिया आपने। So you will find a crown gall disease is something which has been caused by this agrobacterium tuminicin. कुछ याद आ रहा है कोई? हमने पढ़ा था, there is something we have done this. Why all of you are sitting like कि क्या है ये? Why you are not reacting to this term? This is my crown gall disease जो आपका agrobacterium tuminicin कॉल करता है, जहाँ पे आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होता है इस डिजीज के अंदर। बट आपको बीमारी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? संजय सिंघानिया, all are संजय सिंघानिया, right? Then we have gene gun. Then we have gene gun. Gene gun याद है, उसके अंदर हम वो फिलामेंट्स के ऊपर उन्हें कोट करते थे डीएनए को, और हम प्लांट के अंदर भेजते थे। तो कौन से फिलामेंट हम यूज करते थे यहाँ पे? गोल्ड एंड टंगस्टन। राइट, गोल्ड एंड टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल करके वी कैन एक्चुअली ऐड द डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्लांट्स। ठीक है, चलो अब हम यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। हमने बैक्टीरिया में से क्रायोजीन निकाला, इस क्रायोजीन को हमने डाल दिया प्लांट की जीनोम के अंदर। सो दिस जीन इज बीन एडेड इनटू प्लांट की जीनोम में, इसे डाल दिया। तो बेसिकली प्लांट के अंदर अब आ चुका है आपका क्रायोजीन। अब देखो यहाँ पे कैटरपिलर आया था हैप्पीली वहां पे खाने के लिए। सो कैटरपिलर यहाँ पे आया अपना प्लांट खाने के लिए, राइट? So now what will happen? Your protoxin will convert into your toxin and will go and target the gut of the caterpillar. उसके मिडगट को टारगेट करेगा और उसके यहाँ पे डेथ हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? Cry1AC and Cry2AB are going to target my bollworms. ये मेरे bollworms यहाँ पे टारगेट करते हैं। Cry1AB जो मेरे यहाँ पे जीन होता है going to target my corn borers. So ये जीन के नाम आपको याद रखना है, ये जीन्स के नाम आपके सामने आ सकता है एज अ सवाल। So Cry1AC and Cry2AB जो आपका यहाँ पे होगा, that is going to target the bollworms, and Cry1AB is something which is going to target the corn borers. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is one thing you have to know. ये एक चीज भूलना मत। कई बार इसके ऊपर सिंपल सा सवाल आ जाता है कि कौन सा जीन किसको टारगेट कर रहा है। So bollworms and corn borers are the thing which should be knowing. इसलिए हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं। So these are the pictures which you have already seen in the past. ये आपका आ गया कैटरपिलर खाने के लिए इसको, राइट?
नाउ व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? क्योंकि वो सिर्फ आपका एक्टिव होता है अल्कलाइन मीडियम में और जनरली वो आपका रहता है यहाँ पे इनएक्टिव। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे इंसेक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं, डायप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, बीटल, सबको हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं यूजिंग दिस जीन। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैटरपिलर आया, क्राई टॉक्सिन आर कंज्यूम बाय द इंसेक्ट, टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन कॉल्ड एज अ क्राई। अब यहाँ पे क्या होगा, क्राई टॉक्सिन इसने खा लिया कैटरपिलर ने, तो इट विल गेट सोलुबलाइज इन द ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम, वहां पे सोलुबलाइज होगा एंड इसके बाद इट विल गो एंड टारगेट द एपिथेलियल लाइनिंग। सो टॉक्सिन मेरा यहाँ पे हो गया एक्टिवेटेड, जैसे ही वो एक्टिवेटेड हो गया मेरा यहाँ पे आपका टॉक्सिन विल बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द इंसेक्ट गट और वहां पे जाके होल्स क्रिएट करेंगे, वो लोग होल्स क्रिएट करेंगे तो वहां पे उनका स्वेलिंग होगा और फिर वहां पे उनकी डेथ हो जाएगी सेल्स की। एक बार आपका इंटेस्टाइन में सारे सेल्स की डेथ होगी तो इंसेक्ट ने क्या ही वहां पे जिंदा रहना है, इट विल आल्सो डाई। ठीक है, दिस क्रिएट पोर्स दैट कॉजेस सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है। चलिए, इसमें एडवांटेज क्या होता है कि आपके अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड ओवर देयर, अदर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव दोस रिसेप्टर्स एंड आर अनअफेक्टेड। ठीक है, सो बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो आपके यहाँ पे ये आपके उनके पास रिसेप्टर नहीं होता एंड दे ओवर हियर रिमेन अनअफेक्टेड, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। सो ये आपको याद रखना, दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस, क्राइवन-AC, क्राइ2AB, cotton ball worms and क्राइवन-AB is going to be corn borers. This is one thing you have to know. चलो अब हमारी कहानी स्टार्ट हो। सो आई होप द बैसिलस वाली बीटी कॉटन की कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई अगर गड़बड़ लग रही है कि सर ये क्या हो गया, सो प्लीज आस्क मी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक माय आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज आती है इसमें आपके कौन से दो प्लेयर आपके इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपका इन्वॉल्व एक आपका निमेटोडा जिसका नाम है आपका माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया। सो यू हैव अ निमेटोडा इन फ्रंट ऑफ यू। ये निमेटोडा जो आपका है यहाँ पे विच इज राउंड वॉर्म, ये किसको टारगेट करता है, ये टारगेट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को। इट विल गो एंड टारगेट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, और टोबैको प्लांट्स के रूट्स को ये जाके टारगेट करेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे निमेटोडा रूट्स के अंदर जाके हैप्पीली रहना चालू करता है। उसका सिंपल सा उसके दिमाग में एक बात होती है, वहां पे रहना है, खाना है उस प्लांट को और रहना है। दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ निमेटोडा इज ओवर देयर, के अंदर रहेंगे हम लाके वहां पे सेल्स को खाएंगे आराम से एंड ग्रो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। सो हियर यू हैव टू यूज अ टेक्निक ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, इसका इस्तेमाल करके हम इस निमेटोडा को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। सी, सो यहाँ पे हम देखते हैं, सो यू हैव आरएनए इंटरफेरेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने आरएनए इंटरफेरेंस टर्म आएगा, सबसे पहली चीज याद रखना कि ये जो आपकी तरीका है ना जिसके थ्रू हम खत्म कर रहे हैं हमारे निमेटोडा को, यहाँ पे आप बनाते हो अपना डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सो हियर व्हाट विल हैपन, क्या एक आपका जीन होगा और वो जीन आपको बना के देगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो पूरी कहानी आपकी इसके ऊपर बेस्ड है, यू मेक अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और जब भी आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए आप बना लेते हो तो इस आरएनए के ऊपर जाके आपका एक्ट करेगा एक प्रोटीन। सो ऑन दिस आरएनए यू विल फाइंड अ प्रोटीन विल एक्ट एंड दैट प्रोटीन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डाइसर। सो एक प्रोटीन आपका यहाँ पे होगा जिसका नाम आपका यहाँ पे होगा आपका डाइसर, एंड दिस डाइसर प्रोटीन विल गो एंड एक्ट ऑन द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइट। जब भी उसके ऊपर जाके आपका यहाँ पे एक्ट करेगा, सो इट विल गो एंड एक्ट ओवर देयर, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर, इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा, आपको मिलेगा आपका बनके कौन सा आरएनए बनेगा, किसको याद है, व्हाट काइंड ऑफ आरएनए विल बी फॉर्म्ड, siRNA. राइट, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए आपको यहाँ पे मिलके मिल जाएगा। सो ऐसा आरएनए आपका यहाँ पे बनके रेडी हो जाता है। अब ऐसा आरएनए क्या करता है, ऐसा आरएनए विल गो एंड कंबाइन विद द प्रोटीन, ये जाके एक प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा। सो दिस आरएनए विल गो एंड कंबाइन विद द प्रोटीन, तो एक प्रोटीन आपका होता है, राइट, उसके साथ ये आके कंबाइन करेगा। सो समझिए मेरे यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम होता है यहाँ पे एरिग्नॉन्ट, बट आपको याद नहीं रखना है। So this will combine with the protein, and once siRNA will combine with the protein, then what will happen? This complex over here, ये जो complex आपके यहाँ पे बना, this is called as my RESC. Yes. RNA induced silencing complex. RNA induced silencing complex. तो ये जो रिस्क मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, तो याद रखना एक हमने जीन डाला था, अगर मैं एक जीन डाल देता हूँ एक प्लांट के अंदर तो जीन क्या करेगा, बनाएगा डबल स्टैंड आरएनए। अगर आपका डबल स्टैंड आरएनए आपका बन जाए, देन इट विल कंबाइन, इट विल कन्वर्ट इनटू siRNA विद द हेल्प ऑफ डाइसर प्रोटीन, मतलब डाइसर प्रोटीन उसको बना के देगा आपका, siRNA आपको बना के देगा उसमें से।
ये कंबाइन करेगा प्रोटीन के साथ और ये बन गया यहाँ पे मेरा रिस्क कॉम्प्लेक्स। अब ये जाके टारगेट करता है आपके स्पेसिफिक एमआरएनए को। दिस विल गो एंड टारगेट माय स्पेसिफिक एमआरएनए, सो इट विल गो एंड टारगेट योर स्पेसिफिक एमआरएनए। तो आप जानते हो, ये बात आप जानते हो यहाँ पे कि प्रोटीन बनाने के लिए आपको एमआरएनए की जरूरत पड़ती है। दिस विल गो एंड टारगेट अ स्पेसिफिक एमआरएनए। आपके यहाँ पे बन नहीं पाएगा, और अगर आपका आरएनए अगर आपके यहाँ पे बन नहीं पा रहा तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रोटीन भी नहीं बनेगा ना, सिंपल सी बात है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो याद रखना, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद लेके आप एक स्पेसिफिक एमआरएनए को आप खत्म कर रहे हो, सिंपल सी बात है। यू आर यूजिंग माय डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड यू आर एक्चुअली टारगेटिंग अ स्पेसिफिक एमआरएनए। ये आपका यहाँ पे लाइक रूल होता है, ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है। और वो आरएनए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता था, अगर वो बन नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली आपके उस पर्टिकुलर पैथोजन की वहां पे डेथ हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक बार फिर आपको कोने में दिखा देता हूँ यहाँ पे, दैट यू विल हैव योर डीएनए, डीएनए विल कन्वर्ट इनटू योर mRNA and mRNA will convert into your protein. ठीक है, so DNA will convert into your mRNA, mRNA will convert into protein. That is something which will be happening over here. और जब आपका यहाँ पे ये हो रहा है, so आपको याद रखना है कि आपका ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स बना है ये जाके टारगेट करता है mRNA को। तो अगर ये जाके इस RNA को अगर जाके टारगेट करेगा, it will go and kill this RNA over here, mRNA over here. राइट, देन अल्टीमेटली क्या होगा, आपका प्रोटीन भी बन नहीं पाएगा। और समझो अगर ये आपका कोई काम का प्रोटीन है तो सिंपल सी बात है, द एनिमल विल नॉट सर्वाइव। दिस इज द स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो, दैट इज द स्टोरी ऑफ माय आरएनए इंटरफेरेंस। राइट, यही चीज आपके यहाँ पे दिखा के रखी है हम लोगों ने, हमने पढ़ा था। आपका स्पेसिफिक टारगेट्स आरएनए, आपका आरएनए डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए का इस्तेमाल करके यू कैन टारगेट अ स्पेसिफिक एमआरएनए को हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस थिंग, सो यू कैन सी अब हमें यहाँ पे करना क्या होता है। ये तो हमारा एग्रोबैक्टीरियम का यहाँ पे कहानी है। सो यहाँ पे इस बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे आप पहुंचाते हो अपने जीन को प्लांट के अंदर। सो वी नो दैट अगर मुझे प्लांट के अंदर जीन को पहुंचाना है देन आई विल यूज द एग्रोबैक्टीरियम। अगर मुझे एनिमल सेल के अंदर कोई जीन को पहुंचाना है तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, रेट्रोवायरस। राइट, बहुत बढ़िया मुस्कान। सो आई विल यूजिंग रेट्रोवायरस इफ आई हैव टू ऐड अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू एनिमल सेल, राइट। बट यहाँ पे जब मैं प्लांट का इस्तेमाल करूंगा तो आई विल बी यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, ताकि मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे डाल सकूं। Okay, so my specific gene will be added into this particular plasmid, ठीक है, and now this bacteria will be allowed to infect the plant, right? तो वैसे आपका जीन आपका पे पहुंच जाता है, तो आपका एक स्पेसिफिक जीन आपका प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप उस स्पेसिफिक जीन को आप पहुंचा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई सवाल आ रहा है तो आप यहाँ पे उसे हैंडल कर लोगे। सी, let's read it from here. Nematode Myelodynia incognitia infect the roots of the plants and causes a great reduction in the yield. A novel strategy was adopted to prevent the infestation, which is based on the process of RNA interference. अब RNA interference takes place in all the eukaryotic organisms as a method of cellular defense. RNA interference हर एक यूकैरियोट्स के अंदर आपका एक ये आपका इवेंट होता है as a method of my cellular defense. ये लाइन याद रख लेना, अगर ये लाइन कभी स्टेटमेंट में आ गई तो ये लाइन आपकी सही है। ओके, दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक mRNA due to complementary double stranded RNA, that molecule that binds to and prevents the translation of mRNA। जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये जाके स्पेसिफिक mRNA को टारगेट करता है, उसके साथ वो बेस पेयरिंग करेगा वहां पे एंड अल्टीमेटली विल गोइंग टू किल दैट पर्टिकुलर mRNA, उसे साइलेंस कर देगा वहां पे, राइट। अब यहाँ पे लास्ट लाइन याद रखना, the sources of the complementary RNA could be from an infection by a virus। ये जो जीन हम ला रहे हैं ना, जो हमें जीन इस्तेमाल करना है, जो जीन मुझे बना के देगा मेरा दो स्टैंड वाले आरएनए, द जीन विच विल गिव अस द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वो जीन हम कहां से लाते हैं। तो दैट जीन का हमारा सोर्स क्या होगा, कुड बी फ्रॉम अ इन्फेक्शन बाय अ वायरस हैविंग अ आरएनए जीनोम, या फिर हम एक वायरस में से निकालते हैं उस टाइप के जीन को, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स। अब ट्रांसपोजोन्स को मैंने अगर आपको याद होता है एक और इसके लिए नाम मैंने इस्तेमाल किया था, वी आल्सो कॉल देम एज अ Jumping genes. वेरी गुड, राइट, बहुत बढ़िया, यू आल्सो कॉल देम एज अ जंपिंग जीन्स। तो इनको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो ये दो मेरे यहाँ पे सोर्स बन सकते हैं जिनके थ्रू मैं वो जीन निकाल सकता हूँ, जिसको मैं डालूंगा अपने प्लांट के अंदर, ताकि वो अपना डबल स्टैंडर्ड आरएनए वहां पे बनने लगे अपने आप से। सो ये याद रखना। नाउ यू शुड नो दैट जब आपके सामने एक टर्म आएगा ना, सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड, दे विल से कि आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको बन रहा है, सो दे विल यूज अ टर्म लाइक
एक सेंस स्ट्रैंड भी आपका बनेगा यहाँ पे, एंड यू विल आल्सो हैव अ एंटी सेंस स्ट्रैंड आपका यहाँ पे बन जाएगा. सो यू हैव अ सेंस स्ट्रैंड एंड यू विल आल्सो हैव अ एंटी सेंस स्ट्रैंड. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन के आपका रेडी हो जाएगा. जब आपका ये बन के आपके यहाँ पे रेडी हो जाएगा तो यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए आपके यहाँ पे बन चुका है. तो दोनों स्ट्रैंड आपके मिलते हैं, आपके वो जीन में से बन के निकलते हैं, राइट. एंड देन यू नो व्हाट विल हैपन. इसके बाद वाली कहानी तो आप जानते हो यहाँ पे. सो जीन आपने डाला, जीन में से आपका बन गया आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए. डाइसर आया, डाइसर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया आपके स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के अंदर. दिस विल कंबाइन विद द प्रोटीन, बन गया आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स. ये जाके टारगेट करेगा आपके स्पेसिफिक एमआरएनए को. इस सकते हो फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द माइलोइड इनकॉग्निशिया. आपका इंसेक्ट वहां पे लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता. इट विल डाई अल्टीमेटली. ठीक है, यहाँ पे इन लाइंस को हम देख लेते हैं एक बार फिर. यू विल फाइंड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर Nematoda specific genes were introduced in the host plant. The introduction of a DNA was such that it produces both sense and antisense strand in the host cells. These two RNA being complementary to catch each other formed a double-stranded. These are complementary to each other, formed a double-stranded structure that initiated the RNA interference. Thus silenced the specific RNA. तो ये चीजें हमने बताई थी, वो आपके आपने मेंशन की हुई है of the Nematoda. Nematoda का एक important प्रोटीन अगर आपने बंद करा दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. The consequences was that parasite could not survive in a transgenic host expressing the specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. बिल्कुल आपका प्लांट आपके यहाँ पे बच चुका है, अब कोई दिक्कत है नहीं, प्लांट इज हैप्पी नाउ. तो ये है कहानी आपकी आरएनए इंटरफेरेंस की, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. इसको लेके अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही या कुछ चीज लग रही है जी आपको कंफ्यूजिंग लग रही है या लग रहा है कि क्या हो गया यहाँ पे, सो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना. बिकॉज नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ कल के एग्जाम के लिए, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा, देन बता दो यहाँ पे, वी कैन डू दैट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये थोड़े अलग है इसलिए. ऑलराइट, ठीक है. सो ये हमने यहाँ पे कर लिया. एक बार फिर आपके सामने पिक्चर आ चुकी है एंड दैट इज व्हाट वी डू, राइट. सो आपका यहाँ पे रिस्क कॉम्प्लेक्स बन चुका है, गोइंग टू टारगेट अ स्पेसिफिक एमआरएनए. और अल्टीमेटली क्या होगा, आपका निमेटोडा जो काफी हैप्पीली वहां पे जाके रह रहा था, अब रह नहीं पाएगा. इट विल डाई. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. सो बता दीजिए अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेस करके. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब यहाँ पे हम चीजों को. बताइए बताइए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर फोर्थ. फोर्थ आपको लग रहा है यहाँ पे. शिखा दुबे, आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. व्हाट इज हैपनिंग. मुस्कान कुमारी, सर ए. पीयूष, सर ए. तमन्ना ठाकुर. सर ऑप्शन ए. बेटा ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. Cotton variety that was developed by introduction of a toxic gene, Bacillus thuringiensis, is resistant to what? Is resistant to your insect pest. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे सही आंसर. पहला आंसर गलत नहीं करना चाहिए आपने. ओके, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. That what triggers activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in the bollworm. तो क्या वो ट्रिगर होता है जिससे वो कन्वर्ट होता है आपके एक्टिव फॉर्म के अंदर. सो हाँ जी, पूजा बताइए. सर ऑप्शन डी. जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, सिर्फ मुस्कान. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, देन दैट्स अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सी बात है. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे दैट यस यू हैव अल्कलाइन पीएच, जहां पे आपका प्रोटॉक्सिन आपका कन्वर्ट होगा आपके एक्टिव टॉक्सिन के अंदर. इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन आर साइलेंट यूजिंग व्हाट. क्या हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे हम जीन को यहाँ पे साइलेंस कर सकते हैं. सो बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. डबल स्टैंडिंग आरएनए. अंशिका शर्मा, ए ऑप्शन. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे दैट्स योर ऑप्शन है. और ये ऑप्शन है की वजह से आप यहाँ पे लाइक मुझे साइलेंस कर सकते हो, राइट. व्हाट पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय अ माइल्ड इनकॉग्निशिया. कौन सा पार्ट यहाँ पे. चेतना बताइए क्या होगा इसका आंसर. बी ऑप्शन. डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर. क्या आ रहा है आंसर डिम्पल का. बी ऑप्शन बी. बैटमैन आ रहा है सबका. सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी. अभी क्या करने का ना तुम लोगों ने, डिम्पल जो आंसर बोले ना उसका बिल्कुल तुम अपोजिट बोलने का. व्हेन यू डू दैट फॉर मल्टीपल टाइम्स ना, डिम्पल अपना माइक ठीक करवा लेगी लिटरली.
You do it for few times and then अरे मैंने कब ये बोला करके 2 बार डालेंगे and then लगे माइट टिक रहा है मेरे को. So then सब लोग खुश उसके बाद. All right. Golden rice, genetically modified crop plant, which is क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दोगे तुम लोग. बताइए ईशिता कुमारी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर विटामिन ए. कशिश शर्मा बोलिए. सर ऑप्शन बी. राइट, ऑप्शन बी. अगर आप सब लोग यहाँ पे बोलोगे दैट्स अ करेक्ट आंसर. विटामिन ए आपका इसमें आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, जिससे आपकी यू कैन एक्चुअली ट्रीट अ कंडीशन लाइक अ नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, सो उसको हम यहाँ पे लाइक यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड विजन इन द नाइट टाइम बिकॉज ऑफ दैट. आई वोंट से गुड विजन, बट आपकी विजन मेंटेन रहती है. गुड विजन नहीं, इट्स नॉट कि तो एनहांस हो जाती है, वो मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ विटामिन ए. ऑलराइट, देन दिस इज समथिंग वी हैव. बता दो इसका सर ऑप्शन सी. ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन. अब लोगों ने बोला कि अब वेट नहीं करेंगे, वैसे ही बोल देंगे. ठीक है, सो राइट, दैट्स ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. कौन सा आपका बीटी कॉटन है जो काफी इजीली आप इंडिया में ग्रो करते हुए आपको मिल जाता है और काफी अच्छे अमाउंट में आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाता है? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? कॉटन. कॉटन. कॉटन, राइट. सर आपने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही बोल दिया. यस सर. ठीक है, ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो, पढ़ लो खुद से. Tobacco plant resistant to a nematode have been developed by introduction of a DNA that produces what? बताइए शिखा दुबे क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. अंशिका शर्मा. अंशिका शर्मा. ए सर. अंशिका शर्मा, अब यहाँ से पूरी कहानी बता दीजिए कि आपके 2 स्ट्रैंड्स आपके बन चुके हैं यहाँ पे. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? सर इसके बाद हमारा डाइसर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को साइलेंस करेगा. साइलेंस siRNA बनेंगे. हाँ, राइट राइट राइट. हाँ, फिर और फिर एक प्रोटीन आएगा RISC RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि इससे बाइंड कर जाएंगे. एक प्रोटीन आता है, वो उसे कंबाइन करेगा एंड देन कॉम्प्लेक्स जो वहां पे आपका बनता है उसे हम कहते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स. RISC जो कॉम्प्लेक्स का बनता है वहां पे, यू कॉल इट एज अ RNA इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. वो आपका बन चुका है ऑलरेडी. फिर उसके बाद फिर mRNA रिमूव हो जाता है वहां से. हाँ, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स आपका होगा वो जाके एक स्पेसिफिक mRNA को टारगेट करेगा. आप ऐसे इमेजिन करो अंशिका कि वहां पे mRNA बन के निकल जाओगा कोई काम का, ये दौड़ के उसे जाएगा और वहां पे उसे खत्म कर देगा. It will just go and kill the mRNA. That is what it will do, and that mRNA was essential for the nematoda. तो आपका प्रोटीन भी वहां पे बन नहीं रहा, so that is why it won't survive. So that is what it will be happening. बढ़िया, चलो सही है. हाँ, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन Option A, nematoda, right. The process of RNA interference has been used to develop a plant of resistant to the nematoda, right. Okay, take your time and give me a correct answer on this. बोलिए इशिता, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए. कितना आपको क्या लग रहा है? ए ऑप्शन. पूजा? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सी हो जाएगा. बाइंड्स विद epithelial cells of the midgut of the insect, pest, ultimately killing it. That's what this whole idea of your insecticidal protein is going to be. ये प्रोटीन आपको इस तरीके से काम करता है, गट के लाइन को अटैक करेगा and will going to be killing that particular insect. Again, simple question. Genetically modified GM brinjal in India has been developed for. It is going to be your option है यहाँ पे, insect resistance. इसके लिए आपको यहाँ पे डेवलप किया जाता है. ठीक है, ऑलराइट, चलो. Now let's move on to your insulin. इंसुलिन की कहानी में यहाँ पे देखते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, क्या करता है. आराम से समझते हैं. इंसुलिन आपके पैंक्रियाज में बनता है. सो इन द पैंक्रियाज यू हैव 2 टाइप ऑफ सेल. यू हैव अ बीटा सेल, एक आपके होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स. बीटा सेल आपको बना के देते हैं आपको यहाँ पे इंसुलिन. कोई मुझे बताएगा अल्फा सेल्स क्या बनाते हैं? खुशी होगी जान के, कोई बताता है तो. ग्लाइकोजन. You were close but not true. Alpha cells will make something called as glucagon. Glucagon. Glycogen तो आपका stored form of glucose होता है. Glucagon is a hormone. काफी पास थे आप. Right. So alpha cells will make the glucagon and your beta cells will make the insulin. So यार इतना beta cells जो आपके यहाँ पे होते हैं, यही आपको बना के देता है आपके यहाँ पे insulin. Now what happens here ना,
इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। अब डायबिटीज आपकी एक कंडीशन है जो आप जानते हो, इसके दो टाइप आपको मिल जाते हैं, डायबिटीज मिलेटस 1 एंड डायबिटीज मिलेटस 2। 1 के अंदर आपको क्या लगेगा, यू विल हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन, 1 के अंदर यू विल हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन, आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। और 2 के अंदर यू विल हैव दैट योर इंसुलिन इज प्रोड्यूस बट इट इज गोइंग टू रिमेन द नॉन फंक्शनल। इंसुलिन आपके यहाँ पे बनाया जाएगा बट वो आपके यहाँ पे नॉन फंक्शनल होगा, मतलब बनेगा वो लेकिन वो ज्यादा फंक्शनल वहां पे होगा नहीं, ठीक है। सो 95% ऑफ द पीपल सफर विद द डायबिटीज मिलेटस 2। 95% आपके डायबिटीज मिलेटस 2 से सफर करते हैं और 5% आपके सफर करते हैं फ्रॉम द योर लैक ऑफ इंसुलिन, ओके। सो अब आपको याद रखना है कि अगर किसी को डायबिटीज हो देन यू नीड टू गिव देम इंसुलिन का शॉट। अब पहले के टाइम पे तो बायोटेक था नहीं, तो पहले के टाइम पे वो लोग काउज और योर पिग्स को स्लॉटर करके उनमें से इंसुलिन निकालते थे, बट उसका इशू क्या होता था, दैट यूज्ड टू गिव अस द एलर्जिक रिएक्शन, राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा और देख लेते पहले। सी, जब आपके सेल के अंदर इंसुलिन का प्रोटीन बनाया जाता है तो वो ऐसा कुछ दिखता है, इट विल हैव द ए पेप्टाइड, सी पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड। ये चीजें आपको दिखती है आपके इंसुलिन के प्रोटीन के अंदर, राइट। अब ये जो आपके सामने प्रोटीन बना है ये आपका इमेच्योर प्रोटीन है, या इसे हम कहेंगे एज अ प्रो हार्मोन। आई कैन कॉल हिम एज अ प्रो हार्मोन और आई कैन कॉल इट एज अ प्रो इंसुलिन। अब ये जो प्रो इंसुलिन मेरा यहाँ पे है, इसमें से आप निकाल देते हो सी पेप्टाइड, तो आपके सेल के अंदर ही ये सब होता है अपने आप, आपके सी पेप्टाइड को आप निकाल देते हो और ए एंड बी को आप बाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ माय डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो सी पेप्टाइड विल गेट रिमूव्ड ओवर हियर एंड ए एंड बी विल गेट कंबाइंड टू फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो ए एंड बी को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे टू फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो माय पर्टिकुलर इंसुलिन जब बनता है मेरे यहाँ पे, प्रो हार्मोन जब मेरा बनता है सेल के अंदर, इट विल अंडरगो प्रोसेसिंग। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस करने के बाद आपके सामने आपका मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन आपका बनकर रेडी हो जाएगा। आपको क्या रखना है कि मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन जो आपका होता है उसके अंदर आपको लेके डाइसल्फाइड बॉन्ड बीच में एंड यू ओनली हैव ए एंड बी पेप्टाइड। अब सवाल आता है कि हम इसे लैब में कैसे बनाएंगे। तो लैब में बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपने जीन ए लिया जो बनाएगा आपको ए पेप्टाइड, अज्यूम दैट दिस इज माय जीन फॉर माय ए पेप्टाइड के लिए जीन मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट। और एक जीन मैंने निकाले मैंने यहाँ पे बी पेप्टाइड के लिए, सो दिस इज द जीन फॉर्म है, दिस इज द जीन फॉर्म है बी पेप्टाइड। और इस जीन को मैंने डाल दिया प्लाज्मिड के अंदर, सो दिस जीन इज बीन एडेड इन द प्लाज्मिड। और वो प्लाज्मिड को मतलब अलग अलग प्लाज्मिड आपके यहाँ पे एंड बोथ द प्लाज्मिड आर एडेड इनटू द बैक्टीरिया नाउ। दोनों प्लाज्मिड को मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया में डाल दिया। बैक्टीरिया जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज माय ई कोलाई। सो ई कोलाई बैक्टीरिया को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं दोनों जीन को यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ दो सेपरेट बैक्टीरिया के अंदर। सो बेसिकली होगा क्या ना, कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर ए पेप्टाइड अलग से बन जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर ए प्रोटीन और ए प्रोटीन। हाँ जी शीता बताइए। सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं। सो ए प्रोटीन आपके यहाँ पे अपना अलग से बन जाएगा और आपके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आपका बी प्रोटीन आपका अलग से बन जाएगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना। आपको जब आपके बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं ना, सो बेसिकली आपने बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन डाल दिया, ए और बी वाला जीन डाल दिया और उनका फिर एक मीडियम दोगे जहां पे वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यू गिव देम अ मीडियम ताकि वो अच्छे से हैप्पीली ग्रो कर पाए। और जब वो लोग वहां पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, यू सिंपली हैव टू टेक दिस बैक्टीरिया आउट और उनमें से आपको अपना ए एंड बी वाला प्रोटीन आपको बाहर निकालना है। एक बार आपने ए एंड बी वाला प्रोटीन बाहर निकाल लिया, अब आपको बस एक ही चीज यहाँ पे करनी है, मेकिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक बार आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड अपना वहां पे बना लिया, आपका कमर्शियल इंसुलिन आपके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यू विल फाइंड योर कमर्शियल इंसुलिन विल बी रेडी। तो देखो आपकी वापस से पिक्चर आपके सामने आ गई। आपने ए पेप्टाइड यहाँ पे बन रहा है आपके सामने, बी वाला नीचे बन रहा है। अब आपने कुछ नहीं करना, टेक देम आउट, चिपका दो एक दूसरे को यूजिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक बार आपने ये कर लिया, आपका कमर्शियल इंसुलिन आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको हम इवन कहते हैं ह्यूमिलिन भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज नाउ रेडी। अब इसको आप मार्केट में सेल करके पैसे कमा सकते हो। So you'll get a commercial benefit now, right? That is what you'll find happening in this. देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब चीजें हम यहाँ पे जानते हैं। Let's not waste time over here. You have your pancreas के अंदर cells होते हैं which will make the insulin. So beta cells produce the insulin over there. ये आपके इंसुलिन देखो याद रखना, इंसुलिन आपका सेल्स के अंदर जाएगा नहीं अगर आपका आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके सेल्स के अंदर नहीं जाएगा अगर इंसुलिन नहीं है तो।
अगर इंसुलिन नहीं होता देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, वो देखो बाउंस करके वापस जा रहे ब्लड के अंदर। दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग। इसलिए आपको फिर इंसुलिन के शॉट लेने पड़ते हैं अगर आपको पैंक्रियाज हो तो। खाने के पहले यू हैव टू टेक दोज शॉट्स so that your body can take up those glucose molecule after digestion, right? What would a diabetic patient do if enough in human insulin was not available? क्या करते थे वो टाइम पे? यहाँ पे आप आएगी पिक्चर गाय और पिग की। So using these animals you can get your insulin, but याद रखना यहाँ पे आपका होता था हो जाता था आपके यहाँ पे allergic reaction. Here we used to find allergic reaction used to happen. Now imagine if the bacterium were available that could make human insulin, suddenly the whole process becomes so simple, right? So अभी हम यहाँ पे वही करेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या हम इंसुलिन को डायरेक्टली खा सकते हैं? हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। क्या हम डायरेक्टली इंसुलिन को लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अपना काम करेगा? द आंसर इज नो। इंसुलिन बेटा एक प्रोटीन है, अगर आप उसे खा रहे हो देन सिंपल सी बात है उसका एंजाइम्स जो आपके पेट में उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। सो यू हैव टू टेक द इंसुलिन इन द शॉर्ट, नॉट ओरली आप नहीं ले सकते हैं, राइट? सो यू हैव प्रो इंसुलिन जिसके अंदर आपका सी पेप्टाइड लगा हुआ है, इसको हम निकाल देंगे तो बन गया आपका फंक्शनल इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। बस इसमें याद रखना ए चेन में आपके होते हैं 21 अमाइनो एसिड और बी में आपके होते हैं यहाँ पे आपके 30 अमाइनो एसिड। सो टोटल 51 अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे मैच्योर इंसुलिन के अंदर, ठीक है? दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब ये वाली जो पिक्चर है, क्या कोई मुझे ये पिक्चर समझा सकता है? इवन आपको पिक्चर समझाई थी आज से काफी टाइम पहले, काफी टाइम मतलब 4 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। बताइए अभिषेक, बोलिए। सर इंसुलिन आएगा, इंसुलिन टारगेट करेगा सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा, अंदर कैम्प पाथवे होगा जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है, और वो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके डीएनए को मैसेज देगा और डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन जाके ग्लूकोज के लिए पाथ ऑन कर देंगे, पाथ एक्टिवेट कर देंगे और इसको GLUT4 पाथवे बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। दोनों बैच में से सिर्फ एक ही पर्सन था जिसने आंसर दिया, वो आप थे। इवन इन द अदर बैच नो वन वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस, राइट? बिल्कुल सही। दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। और याद रखना ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होता है, दैट सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू हैव दिस प्रोटीन चैनल जिसको हम कहते हैं यहाँ पे GLUT4। तो याद रखना GLUT4 आपका वो प्रोटीन चैनल है जिसके थ्रू ग्लूकोज आपका अंदर आता है, जिसके थ्रू आपका ग्लूकोज आपके यहाँ पे अंदर आएगा, दैट इज माय GLUT4। तो ये याद रखना, ये इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब GLUT4 की बताए खासियत बात क्या होती है यहाँ पे, ये सिर्फ आपके ग्लूकोज को ही अंदर आने देता है। ग्लूकोज ही यहाँ से अंदर आ सकता है, ग्लूकोज यहाँ से बाहर जा सकता है, और कोई यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता। सो इधर कैन ग्लूकोज एंटर इनसाइड और यहाँ से ग्लूकोज बाहर भी जा सकता है। तो आप ये मान लो कि जैसे ही मेरा ग्लूकोज अंदर आता है ना इसके अंदर, तो आपके ग्लूकोज को आप दे देते हो एक फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे मैंने देख रखा हुआ है। जैसे ग्लूकोज अंदर आया आप उसे एक फॉस्फेट दे दोगे, तो ये आपका बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब अपने पास्ट में जाइए और याद करिए जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता था तो सबसे पहला रिएक्शन में आप क्या करते थे? योर ग्लूकोज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहली चीज ये करा ही इसलिए जाता था ताकि ग्लूकोज गलती से वापस बाहर ना चला जाए, जिस रास्ते से वो अंदर आया है उस रास्ते से वो बाहर ना निकल जाए। दैट इज व्हाई योर ग्लूकोज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं उसे, क्योंकि GLUT4 विल नॉट अलाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू एंटर इनसाइड और गो आउटसाइड। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. तो ये बात याद रखना, this is what actually happens. That is why the first reaction in glycolysis is my conversion of glucose into glucose 6 phosphate, so that there is no chance that now that glucose will go outside. और फिर आप अपना glycolysis for sure अपना कर सकते हो। Okay, so this is what you have to know and बढ़िया। So ये सब याद रखना, आपने जेंटली इंडिजिनियस इंसुलिन आपने बना चुके हो आप लैब के अंदर। 1983 के अंदर एली लिली ने एज अमेरिकन कंपनी ने इसको मेथड को इस्तेमाल किया था एंड दे हैव मेड अ ह्यूमन इंसुलिन, वो लोग बना चुके हैं। सो दिस इज द कंपनी व्हिच एक्चुअली मेड दिस ह्यूमन इंसुलिन, Humalog। ओके, सो अब ये जो भी मैंने आपको बताया था वो सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप अपने एंड से देख सकते हो, नहीं देखोगे तब भी चलेगा। जो मैंने बताया अगर आपको याद रह रहा है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, राइट? दोनों जीन्स को आप सेपरेटली ग्रो करते हो एंड देन यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। अब चलिए हम बात करते हैं अबाउट में जीन थेरेपी। जीन थेरेपी यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर आपके कोई जीन काम नहीं कर रहा या आपके पास वो जीन प्रेजेंट है ही नहीं, देन वो जीन जो बनाना चाहिए था उसे वो बना नहीं पाएगा। तो इन दैट केस वन हैज टू गो फॉर अ जीन थेरेपी।
सो इट इज अ करेक्टिव मेजर। जीन थेरेपी के थ्रू आप अपने इशू को आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। जीन थेरेपी के थ्रू आप अपने इश्यूज को यहाँ पे अपना रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यू विल फाइंड ओवर हियर दैट योर जीन थेरेपी इज अ करेक्टिव मेजर ओवर हियर। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली आप चाहते हो कि आपका फंक्शनल जीन आप अपने सेल्स के अंदर डाल दो। एक कोई फंक्शनल जीन आप कहीं से निकालो और उसे अगर आप सेल्स में डाल दोगे तो आपके सेल्स वो प्रोटीन बनाना वहां पे चालू कर देंगे, राइट। अब सेल्स आप कौन से यहाँ इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे सेल्स ऑफ इंडिविजुअल एम्ब्रियो। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर उन सेल्स को अगर आप डाल देते हो या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर आप वो जीन को लगा देते हो, देन यू कैन हैव अ परमानेंट क्योर। तभी आपका परमानेंट क्योर आपको मिलेगा। तो ये बात आप दिमाग में बिठा दो, ये हमने पहले भी बात की थी कि जब आप अपने फंक्शनल जीन को एम्ब्रियोनिक लेवल पे अगर आप उसे इंसर्ट कर देते हो, देन यू कैन हैव अ परमानेंट क्योर, और एल्स यू विल नॉट हैव अ परमानेंट क्योर। ठीक है, चलो अब इसे हम देखते हैं यहाँ पे। तो जीन थेरेपी की कहानी हमने यहाँ पे सीखी थी बाय स्टडिंग द वन ऑफ द गर्ल वाज 4-year-old गर्ल, जिसके अंदर पहली बार हमें जीन थेरेपी की गई थी। शी वाज सफरिंग विद माय ADA डेफिशिएंसी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या होता है मेरा यहाँ पे ADA डेफिशिएंसी, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल कम। सो आप जानते हो ADA डेफिशिएंसी में आपका क्या होगा, दैट यू हैव अ एंजाइम एडेनोसाइन डीअमाइनेज जो आपका बॉडी में हम सबके अंदर बन रहा है, बट अगर ये ना बने देन यू हैव दिस ADA डेफिशिएंसी। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में बताता हूं तो जब आपका ADA नहीं बनता या एडेनोसाइन डीअमाइनेज जब आपका नहीं बनता यहाँ पे, तो आपका इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। याद रखना, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपका वीक हो जाएगा। योर इम्यून सिस्टम विल बिकम वीक because आपके पास ये जीन है नहीं, because you don't have a gene, that is why the immune system will become weak over there. Now someone has to tell me why does that happen? Why absence of adenosine deaminase will have an impact on the immune system? Can anyone tell me this? Why not having adenosine deaminase will have an impact on the immune system? बताइए अभिषेक, बोलिए। सर डीऑक्सी एडेनोसाइन कन्वर्ट नहीं हो पाता सर। राइट, किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता, देख लो। डीऑक्सी आइनोसिन के अंदर। सो हो क्या रहा है आपका यहाँ पे कि नॉर्मली आपके सेल के अंदर आपका डीऑक्सी एडेनोसाइन आपका बनता है आपके सेल्स के अंदर, दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग। ये एक टॉक्सिक कंपोनेंट है आपका यहाँ पे, और ये जो आपका टॉक्सिक कंपोनेंट आपके सामने है यहाँ पे, दैट विल कन्वर्ट इनटू माय डीऑक्सी आइनोसिन। और जब मेरा डीऑक्सी एडेनोसाइन मेरा कन्वर्ट होगा मेरे डीऑक्सी आइनोसिन के अंदर, तो ये जाके टारगेट करेगा मेरे WBC को। सो बेसिकली इसका बिल्डअप होगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा। आप ये बात समझो, हमारे अंदर डीऑक्सी एडेनोसाइन हमारा कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी आइनोसिन के अंदर, बिकॉज वी हैव द एडेनोसाइन डीअमाइनेज। जिनके पास ये एंजाइम नहीं होगा उनके अंदर क्या होगा, डीऑक्सी एडेनोसाइन विल इंक्रीज इन नंबर, इसका बिल्डअप होगा। तो अगर इस चीज का बिल्डअप अगर आपका यहाँ पे हो रहा है, बिल्डअप ऑफ डीऑक्सी एडेनोसाइन, देन ये टारगेट करता है मेरे WBCs को, एंड यू विल फाइंड योर WBCs विल स्टार्ट डाइंग। आपके WBCs का वहां पे डेथ होने लगेगा। अब क्योंकि आप यहाँ पे WBC का यहाँ पे डेथ हो रहा है, सो दैट इज व्हाई यू विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज कंडीशन। आपका इम्यून सिस्टम आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एंड देन यू कैन फाइंड नंबर ऑफ डिजीजेस कैन हैपन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं? एक आप कर सकते हो कि आपने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू कर दी, जहां पे आप एंजाइम दे रहे हो ये एडेनोसाइन डीअमाइनेज वाला सेल्स के अंदर, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता। इसको आप यहाँ से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी देखा गया कि आपको लॉन्ग टर्म आपको ये फायदेमंद नहीं रहता। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हैजंट आल्सो गिवन अस एनी काइंड ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये दोनों चीजें आपको रिजल्ट सही से नहीं देती। तो आप फिर और क्या कर सकते हो? एक चीज आप कर सकते हो, आप पेशेंट में से कुछ सेल्स आप बाहर निकाल लो, उन सेल्स के अंदर आप डाल दो अपना जीन, अपना एडेनोसाइन डीअमाइनेज का फंक्शनल जीन आप उसके अंदर डाल दो, एंड देन यू अलाउ दो सेल्स टू गो बैक इनटू द एनिमल, मतलब उस पर्सन में आप उन सेल्स को वापस रिलीज कर दो। प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ऐसा करते हो ना, वो करने के बावजूद आपको लॉन्ग टर्म क्योर नहीं मिलेगा, बिकॉज सेल्स की डेथ हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम द सेल्स विल डाई एंड इट वोंट बी यूजफुल। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कलेक्ट कर लो लिम्फोसाइट। आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसके लिम्फोसाइट आपने कलेक्ट कर लिया, राइट। अब आप क्या करते हो, इसमें आप डालते हो अपना फंक्शनल जीन। सो यू हैव अ फंक्शनल जीन, और अगर इस फंक्शनल जीन को मुझे सेल्स के अंदर पहुंचाना है, देन आई विल यूजिंग अ रिट्रोवायरस। आई विल बी यूजिंग अ रिट्रोवायरस। इसका इस्तेमाल करके मैं अपने फंक्शनल जीन को पहुंचा सकता हूं मेरे सारे सेल्स के अंदर। एक बार मेरे सारे सेल्स के अंदर फंक्शनल जीन मेरे यहाँ पे पहुंच गया,
अब मुझे क्या करना है, इन सेल्स को वापस से बॉडी के अंदर भेज देना है। आई कैन सी ओवर हियर, इनको मैंने वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया, बट ये परमानेंट क्योर नहीं है, बिकॉज यू नो दैट द सेल्स आर मॉर्टल, दे विल डाई। तो आपको ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ेगा, मे बी वीकली, मंथली, लेकिन आपको बार बार ये करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, ठीक है। सो आपको परमानेंट क्योर कब मिलेगा? डिटेक्ट द जीन डिफेक्ट अर्ली स्टेज के ऊपर, अर्ली स्टेज पे आप इसे डिटेक्ट करो, एंड एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही आप अपने फंक्शनल जीन को वहां पे पहुंचा दो। You send your functional gene, you insert your functional gene by any method in the early embryonic stage. This will become my permanent cure. क्योंकि आप जानते हो अर्ली स्टेज के अंदर तो आपके कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, या ओनली फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, एंड ऑल दो सेल्स विल हैव अ पोटेंशियल टू मेक समथिंग। सो अगर इस स्टेज पे अगर आप फंक्शनल जीन को अगर आप रिलीज कर देते हो, देन यू कैन एक्चुअली हैव अ परमानेंट क्योर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? ये आप पढ़ सकते हो। आई होप दिस समथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, किसको याद है क्या? आई हैव डन दिस थिंग टू यू। सीडीएनए क्या होता है बताया था मैंने आपको एक जमाने में, कुछ याद आ रहा है? क्लोन डीएनए। बोलो बेटा बोलो, वापस बोलना। क्लोन डीएनए। नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपका कैसे बनाया जाता है। ये चीज आपको बताई थी नहीं बताई थी आपको ये बात? नो सर। नो सर। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। सी, बात को ध्यान से सुनना। जनरली होता क्या है ना, अब एक बात सुनो, अगर मैं अपने सेल्स में से कोई अगर मैं जीन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन द यूकैरियोट्स, आपका यहाँ पे क्या होता है ना, दैट यू विल हैव अ जीन। आपके पास एक जीन होगा, जीन में से आपका बनेगा आपका एमआरएनए, एंड देन एमआरएनए विल अंडरगो प्रोसेसिंग। अगर आपको याद हो तो एमआरएनए के अंदर आपके एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, यू नो दैट ना। नाउ दैट एमआरएनए विल अंडरगो प्रोसेसिंग, द एमआरएनए विल अंडरगो आरएनए प्रोसेसिंग। याद आ रहा है, ये बात हमने पढ़ी थी, यस सर। यस सर। right? So we'll have your mRNA being the RNA will be having the will have issue of RNA processing will be happening over there, और उसके बाद आपको बन के मिलता है आपके यहाँ पे, like it will become a functional mRNA, so then it will become a functional mRNA। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं आपको, RNA processing आपका यहाँ पे होगा, then we'll have a mature mRNA, and that mRNA will be undergoing the translation। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अपना ट्रांसलेशन। दैट्स द थिंग यू नो, कि आपका आरएनए बनने के बाद आपके अंदर आपको होता है आरएनए प्रोसेसिंग, जिसके अंदर आप इंट्रॉन्स को निकाल देते हो। अब एक बात सोचो, ये जीन जो मुझे मिल रहा है मेरे हमारे बॉडी में, समझो ये मेरा जीन है ह्यूमन वाला, ये जीन को अगर मैं बैक्टीरिया में डालूंगा, तो बैक्टीरिया में तो लेकिन होता नहीं ना आरएनए प्रोसेसिंग। अब प्रॉब्लम को यहाँ पे समझो, अगर मैंने अपने बॉडी में से ये जीन निकाला और मैं कह रहा हूँ कि ये इंसुलिन का जीन है, इसको मैं बैक्टीरिया में डाल दूंगा, बैक्टीरिया बनाएगा प्रोटीन, और मैं अपने like I will sell in the market। So ये हो नहीं सकता ना, लेकिन देखा जाए तो लॉजिकली देखा जाए तो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये जो जीन है मेरे यहाँ पे, इट हैज टू अंडरगो आरएनए प्रोसेसिंग आफ्टर एमआरएनए फॉर्मेशन। बैक्टीरिया तो ये सब करता नहीं है ना। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया बनाता है आपका डीएनए, डीएनए मतलब बैक्टीरिया डीएनए से बनाता है आपका एमआरएनए, और तुरंत अपना वहां से प्रोटीन बना लेता है वो। इट विल नेवर हैव अ इश्यू ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, वहां पे प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं होती वहां पे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मेरी यहाँ पे आपको? यस सर। यस सर। यस सर। आप समझो इस बात को कि यहाँ पे प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे क्या है। प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे ये है कि अगर मैं ह्यूमन जीन को डालता हूँ बैक्टीरिया के अंदर, तो दिक्कत ये आती है कि उनके पास तो मटेरियल ही नहीं होता ना आरएनए प्रोसेसिंग करने का, उनके पास तो ये रिवाज ही नहीं है आरएनए प्रोसेसिंग करने का। बैक्टीरिया डजंट डू दैट। तो आपका कैसे बनेगा फिर आपका प्रोटीन वहां पे? क्योंकि एमआरएनए हैज टू अंडरगो प्रोसेसिंग ऑल द टाइम। तो ये मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। अब इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कैसे करते हो, मैं इसको यहाँ पे हटा के आपको बताता हूँ। सो आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही देन बोल दो, मैं समझा दूंगा वापस कि यहाँ पे इशू क्या आ रहा है। इफ द थिंग इज नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज चुपचाप बैठे मत रहो, बता दो कि सर नहीं समझ आया, देन आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू, कि आपके जीन के अंदर आपका होता है आरएनए प्रोसेसिंग, बैक्टीरिया में ये सब नहीं होता, तो हम फिर क्या करें, हाउ वी शुड एड्रेस दैट थिंग। तो अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, देखो ध्यान से वापस। आपके बॉडी के अंदर समझो, आपके बॉडी के अंदर इन द यूकैरियोट्स आपका एक जीन है,
इस जीन में से आप बनाओगे अपना यहाँ पे mRNA, राइट। सो समझो मेरा यहाँ पे mRNA है, यहाँ पे एक बन चुका है, मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन आपके यहाँ पे हो चुका है, राइट। इस पे लगे हुए आपके यहाँ पे कुछ इंट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे आपके कुछ 2-4 इंट्रॉन्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको हम निकालेंगे, दे विल अंडरगो द प्रोसेसिंग, तो इसे हम निकालेंगे। अब इंट्रॉन्स निकालने के बाद आई विल हैव अ फंक्शनल mRNA। तो मैंने जब इंट्रॉन्स को निकाल दिया, सो लेट मी मेंशन ओवर देयर, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, मेरे यहाँ पे RNA प्रोसेसिंग, सो आई हैव डन माय RNA प्रोसेसिंग में यहाँ पे कर लूंगा, और इसके बाद मुझे जो मिलेगा यहाँ पे दैट विल बी माय फंक्शनल mRNA मेरा यहाँ पे बनकर रेडी होगा। तो ये छोटा होगा ना, सिंपल सी बात है, इट विल बी स्लाइटली स्मॉलर, क्योंकि मैं इंट्रॉन्स को तो यहाँ पे निकाल चुका हूँ। सो नाउ आई हैव अ फंक्शनल mRNA मेरे यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे करा क्या जाता है ना, इसके आगे हम क्या करेंगे, वी वोंट अलाउड टू अंडरगो ट्रांसलेशन। जैसे ही मेरा फंक्शनल mRNA यहाँ पे रेडी हो चुका है, या मेरा मैच्योर mRNA यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू यूज दिस mRNA, आई एम गोइंग टू मेक ए DNA आउट ऑफ इट। मैं इस mRNA को इस्तेमाल करके मैं DNA बनाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस RNA को इस्तेमाल करके मैं DNA बनाता हूं, तो क्या मेरे DNA के अंदर इंट्रॉन्स होंगे? नो सर। नो सर। सो नहीं होंगे, राइट। आई वोंट बी हैविंग एनी इंट्रॉन्स ओवर देयर। तो ये जो मेरा फंक्शनल mRNA जो मेरे यहाँ पे बन चुका है ना, अब इसको इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे, आई बी यूजिंग दिस फंक्शनल mRNA एंड आई मेक अ DNA आउट ऑफ इट, और इसको इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगा अपने यहाँ पे DNA। और आप जानते हो, जब मैं mRNA में से जब मैं अपना DNA बनाता हूँ, ये बनाने के लिए मैं कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। राइट, आई विल बी यूजिंग एन एंजाइम दैट इज माय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखना ये एंजाइम का नाम हमेशा आप लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आप mRNA से आप DNA बना सकते हो। नाउ द DNA which has been formed over here, जो DNA आपके सामने यहाँ पे बन के मिला है ना, दिस DNA over here will be called as my complementary DNA। ये जो DNA आपको बन के आपको यहाँ पे मिला है, this DNA will be called as my cDNA। This DNA over here is called as my cDNA, that's my complementary DNA। तो अगली बार जब आपके सामने cDNA आएगा, तो याद रखना कि इसको बनाने का एक तरीका होता है। आपका जो फंक्शनल mRNA होगा, जिसके अंदर आपके इंट्रॉन्स नहीं है, उसमें से आप ये DNA को बनाते हो। अब आप समझो इस बात को, अब जब मैं इस DNA को डालूंगा बैक्टीरिया के अंदर, कोई मुझे मसला नहीं आएगा, कोई मुझे दिक्कत आएगी नहीं, कोई मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? बिकॉज जब मैं ये DNA को डालूंगा मेरे बैक्टीरिया के अंदर, इस DNA में कोई मेरा इंट्रॉन है ही नहीं। अब अगर मेरे इस DNA के अंदर इंट्रॉन नहीं है, देन बस फिर बैक्टीरिया को कोई दिक्कत आएगी नहीं, मेरा फंक्शनल प्रोटीन वहां पे बन के रेडी हो जाएगा। That is how you form the complementary DNA। अब बताओ, सच्ची बताओ, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही आप सबको यहाँ पे? यस सर, आ गई। यस सर। राइट, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये अब से याद रखना हमेशा। बाकी तो ठीक है बेटा, बाकी सब तो हमने जो पढ़ाया था वो सब ये आपका यहाँ पे, यू कैन रीड दिस थिंग फ्रॉम योर साइड। ये क्वेश्चन हमें बस मुझे एक दो चीज समझाने आपको, क्वेश्चन आप बाद में देख सकते हो, क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। लेट मी टेल यू वन कपल ऑफ मोर थिंग्स ओवर हियर, राइट। ये हमने कर लिया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। आप यहाँ पे याद रखना दैट ये सारी टेक्निक्स आपको यहाँ पे एक बार एनसाइड के लाइन से सब पढ़ के जाना। जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द HIV एज वेल, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आर सम ऑफ द टेक्निक्स सर्व्स द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। इनका इस्तेमाल करके आप जल्दी डायग्नोसिस आप वहां पे आप कर सकते हो, राइट। कन्वेंशनल तरीका जो आपका होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये मैंने बात आपको बताई थी कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले आप सिम्टम्स को देखते थे और सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। कई बार बीमारी होने के बहुत टाइम के बाद आपको सिम्टम्स आते हैं, तब तक आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस का लोड काफी बढ़ चुका होता है। बट अगर आप ये टेक्निक से इस्तेमाल करते हो, PCR, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एलाइजा, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो, देन यू कैन एक्चुअली डू अर्ली डायग्नोसिस। आप यहाँ पे अपना काफी अर्ली आप डायग्नोसिस अपने यहाँ पे आप कर पाओगे, राइट। Presence of pathogen like your bacteria, viruses is normally suspected only when the pathogen has produced disease symptom। ये मैंने आपको बोला यहाँ पे कि वो आता है सिम्टम तभी आपको पता चलता है। However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR, and PCR is now routinely used to detect HIV as well। तो HIV के लिए आपको दो याद रखना है, एक तो आपका है एलाइजा। एलाइजा में आपको समझा चुका हूँ, आई होप कि आपको याद होगा। वी हैव डन द एलाइजा, याद है हमने एलाइजा किया था यहाँ पे? यस सर। याद है ये वाली ट्रे? यस सर। हाँ, तो एलाइजा इज समथिंग वी हैव डन। सो एलाइजा एक आपका HIV के लिए आप यहाँ पे हो जाता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट एलाइज हैज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को, ये आपका यहाँ पे बेस्ड होता है। ओके चलो, सो ये आपको याद रखना है, दिस स्टेटमेंट्स आर शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो यू कैन आल्सो यूज ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये सब हम देख चुके हैं, वी हैव डन द ऑटो रेडियोग्राफी, ये सब हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम में हमने ये सब देखा था। ठीक है, सो प्रोब हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे टू नो द जीन। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। The clone have mutated gene will hence not appear in a photographic film. Hence, the probe will not complementary with the mutated gene. So these are the things you can know. You can actually also understand अगर कोई mutation अगर आपको दिख रहा है ना अपने DNA के अंदर, वो भी आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। Okay, so these are the things you have to know in this. Right. अब transgenic animals आप खुद से पढ़ोगे। This is a topic you'll be doing from yourself. So आपको क्या-क्या खुद से पढ़ना पड़ेगा? Transgenic animals, piracy, बायो पेटेंट, ये कुछ टर्म्स और एक और चीज एथिकल इश्यूज पढ़ के आना। ये सब वी हैव डन मेजॉरिटी ऑफ द रिवीजन राइट नाउ। ये 2-3 टॉपिक है जो आपको लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ने पड़ेंगे। सो नाउ यू डोंट हैव मच टू बी टेकिंग केयर ऑफ। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, दिस थिंग। बोलिए अभिषेक, बोलिए। सर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला बता दो सर एक बार थोड़ा सा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में बेसिकली आपको यहाँ पे याद ही रखना है ना अभिषेक, दैट यू विल फाइंड कि एनिमल्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको वहां से मिल सके। राइट, जैसे कि आपका एक होता है आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन। सो अल्फा एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल क्या किया जाता है टू ट्रीट द एम्फिसेमा। इट्स अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन को बनाने के लिए यू कैन यूज एनिमल ओवर हियर। सो यू कैन यूज अ लाइक अ काउ और अ गोट ओवर हियर। उस एनिमल के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप डाल सकते हो, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब आपका यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा तो आपको आपका वेल डिफाइंड प्रोटीन आपको मिल जाएगा, लाइक योर अल्फा एंटीट्रिप्सिन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपके अलग अलग टाइप के प्रोटीन आप यहाँ पे बना सकते हो, and all these proteins can be formed by inserting the gene of interest into the animals. अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि whenever you talk about the biological product, आप जनरली यहाँ पे वैसे एनिमल्स यूज करते हो जिनके अंदर से आप मिल्क में से आप प्रोटीन बना सकते हो या निकाल सकते हो। So you'll add the genes in the animal, in such animals like your cattle, goat, sheep, and then what happens कि आप जीन ऐसे लगाते हो वहां पे कि उनके मिल्क के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, and now that protein can have a commercial importance. तो ये आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर यू विल बी यूजिंग द एनिमल्स जहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप वहां पे इंसर्ट करोगे उनके अंदर इन सच अ वे दैट व्हेनेवर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मिल्क, दैट मिल्क विल हैव दैट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे आपका अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन व्हिच इज बीन प्रोड्यूस्ड इन अ लाइक, अगर आपके मिल्क के अंदर आपको अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन आपको मिल जाए, दैट मिल्क इज एनरिच्ड विद द प्रोटीन। राइट, तो ये आपको कुछ एग्जांपल इसके अंदर आपको याद है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन के और आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के। दीज आर द एग्जांपल व्हिच यू विल फाइंड एज अ एग्जांपल जहां पे आप सक्सेसफुली आप प्रोटीन्स को यहाँ पे बना सकते हो यूजिंग द एनिमल्स। दैट्स हाउ यू गेट ऑल द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम ये चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे नया सिलेबस का नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है, so इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वी हैव टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर का सिंपल आप यहाँ पे याद रखना दैट यू विल फाइंड you are going to make a large amount of plants in a lab. जब भी आपके सामने टिश्यू कल्चर टर्म आता है, whenever we get a term like टिश्यू कल्चर, तो आपको याद रखना है you will make a large amount of plants. So large plants, or I would say large amount of plants have been formed, and they are all formed in the lab. लैब के अंदर ही बनाए जाते हैं, that is called टिश्यू कल्चर। अब आपको याद रखना है, अब मेरा बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है दैट इफ यू हैव अ प्लांट, और अगर इस प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या इस छोटे से हिस्से में से, एक छोटे से टिश्यू में से क्या मैं पूरा प्लांट बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। बना सकता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्स प्लांट। आई विल कॉल देम एज अ एक्स प्लांट। कोई भी अगर मैं छोटा सा टिश्यू यहाँ से निकालता हूँ ना प्लांट का, उसको मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मेरा वो एक छोटा सा टिश्यू होता है जिसमें से मैं पूरा एक नया प्लांट बना सकता हूँ। आई कैन मेक अ कंप्लीट न्यू प्लांट ओवर हियर। अब मैं एक नया प्लांट, पूरा एक नया बिल्कुल एक अच्छा सा प्लांट में यहाँ पे क्यों बना पाता हूँ? बिकॉज द सेल्स ऑफ द प्लांट हैज अ पोटेंशियल, हैज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज माय टोटीपोटेंसी। जो मेरे सेल्स होते हैं ना प्लांट्स के, दे हैव द कैपेसिटी कॉल्ड एज माय टोटीपोटेंसी। So totipotency is the capacity of my cells, and using this capacity I'll be finding my plants can be formed. So using this capacity I can find my
न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म्ड ओवर देयर। ठीक है, एक मेरा नया प्लांट हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो यार इतना टोटीपोटेंसी का मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज से समझाऊं, जब आपके सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी की वो कुछ भी बना सकता है। जब आपके पास सेल्स है एंड दिस सेल्स हैव प्रॉपर्टी फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज माय टोटीपोटेंसी, जो आपको प्लांट सेल्स में आपको काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल सकती है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। ये 3 टर्म्स आप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, राइट? यू कैन रीड फ्रॉम योर साइड, बाद में आप इसे पढ़ सकते हो। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल न्यू प्लांट, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट और सेल्स इज कॉल्ड माय टोटीपोटेंसी, राइट? एक्स प्लांट क्या होता है मैंने आपको बता दें यहाँ पे। टिश्यू कल्चर के अंदर यू लैब के अंदर आप बना रहे हो, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो यूजिंग टिश्यू कल्चर। ओके, देन और 2 टर्म्स यहाँ पे याद रखना कि जब मैं प्लांट्स को बनाना चाहता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेल्स को अलग कर लिया, स्पेस ही नहीं है, ऑलराइट। सो व्हेन आई हैव सम सेल्स ओवर हियर, जब मैंने सेल्स को यहाँ पे निकाल लिया और जब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं ग्रो करूँ, तो यार इतना इन सेल्स को ग्रो करने के लिए आई विल बी नीडिंग सम मीडियम, आई विल बी नीडिंग सम ग्रोथ मीडियम। यहाँ पे आपको एक ग्रोथ मीडियम की आपको जरूरत पड़ती है। एंड ग्रोथ मीडियम विल बी हैविंग योर विटामिन्स, हार्मोन्स, काफी कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी ओवर हियर। सो ग्रोथ मीडियम शुड इंक्लूड योर सुक्रोज एज अ सोर्स ऑफ फूड, आल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपको चाहिए होता है। जब आप इन प्लांट सेल्स को ये सब आप देन आपको कई सारे प्लांट्स आपको यहाँ पे बन के आपको मिल सकते हैं। यू कैन एक्चुअली मेक अ प्लांटलेट आउट ऑफ इट। जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ऐसे कई सारे आपने सेल्स के टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, ऐसे कई सारे सेल्स आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, उनको आपने ग्रोथ मीडियम आपने दे दिया, तो क्या होगा, 4-5 दिन के बाद सबके अंदर आपके प्लांट्स बन के आ जाएंगे। 4-5 दिन के अंदर ऑल द प्लांट्स विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब। तो आपने कम टाइम के अंदर कई सारे प्लांट बना लिए एंड देयर ऑल प्लांट्स आर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। ऑल प्लांट्स आर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। याद रखना, ये जो मैं यहाँ पे प्लांट बना रहा हूँ, कम टाइम में ज्यादा प्लांट बनाने के टेक्निक को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। By application of this method, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration of time. देखो यहाँ पे large plantlet in a short duration of time यहाँ पे बना सकते हो। This method of producing 1,000 of plants through a tissue culture is called as my micro propagation, इसे हम यहाँ पे बोलते हैं, right? हर एक प्लांट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, इसलिए हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ सोमा क्लोन्स, क्योंकि सारे जो मेरे यहाँ पे प्लांट बनेंगे 100-200 दे विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट वन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा ये प्लांट एवोल्यूशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या इट कैन इवॉल्व अच्छे से नेचर के अंदर? बताओ मुझे। नो सर। कभी नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस प्लांट डज नॉट हैव मच वेरिएशन। That is why these plant will not be able to evolve in the normal condition के अंदर, ये आपकी evolve नहीं कर सकता है, या ये poorly perform करेंगे compared to the other plants, wild plants. Okay, that is one thing you have to know. इसके बाद याद रखना कि आपने these are the terms you have to know in this. And the last term here is going to be your, हाँ मैंने आपको ये, आप अपना अगर मैं आपके हाथ में एक प्लांट देता हूँ जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसमें से भी सेल्स निकाल सकते हो, विच विल बी माय वायरस फ्री सेल्स, बट द थिंग इज यू हैव टू टेक आउट द मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट। तो अगर मैं आपके हाथ में प्लांट दूं जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, स्टिल यू कैन टेक आउट सम सेल्स फ्रॉम द प्लांट विच विल बी वायरस फ्री। तो वायरस फ्री सेल्स में यहाँ पे कौन से होते हैं, यू कॉल इट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनको आप रिमूव कर सकते हो और फिर आप इनको ग्रो कर सकते हो इन विट्रो कंडीशन में, एंड यू कैन मेक अ वायरस फ्री प्लांट। तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप निकाल लिया आपने उस प्लांट में से, ग्रो कर रहे हो आप, एंड यू कैन मेक अ वायरस फ्री प्लांट। ये सारे स्टेटमेंट्स एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के जाना। साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली इन कल्चरिंग द बनाना, शुगर केन, पोटैटो, ये सब वो लोग कल्चर कर चुके हैं सक्सेसफुली। सो ये सब आपको देख के आना है टेस्ट में आने के पहले। सोमैटिक हैबिट क्या है, बस इतना ही बताऊंगा आपको यहाँ पे। आपको याद होता है हमने पोमैटो बनाया था पिक्चर के साथ, याद है किसी को? टोमेटो और पोटैटो का हैबिट। यस सर। बेसिकली यू टेक protoplasm यहाँ पे, right? You take a naked protoplasm of a tomato plant. Let's say there's a tomato plant का protoplasm यहाँ पे, it's a naked protoplasm. इसको आप फ्यूज कराओगे potato plant के naked protoplasm के साथ. So there's a potato plant का naked protoplasm. अब इनके बीच यहाँ पे होगा फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद we'll have a hybrid protoplasm. फ्यूजन अगर आपने यहाँ पे कर लिया then we'll have a hybrid protoplasm. So now you have a
हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सेल बनाना है। इट विल बिकम अ सेल बिकॉज इसके पास भी इसकी मेम्ब्रेन आ जाएगी बाद में। इट विल बिकम अ सेल लेटर ऑन एंड देन यू कैन जस्ट ग्रो देम इन द टिश्यू कल्चर के अंदर, आप इसे ग्रो कर सकते हो। एक दो ऐसे सेल बना लो एंड देन यू कैन मेक अ कंप्लीट प्लांट आउट ऑफ इट। इसको हम बोलते हैं आप एज अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और पोमैटो इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया था। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो आई होप दीज आर द थिंग्स, आपको ये रिवाइज करा रहा हूं तो आपको ये सब चीजें याद आ रही है। दीज आर द थिंग्स वी हैव डन सेपरेटली, हमने ये किया था चैप्टर के एंड में एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको याद आ रहा है। अगर कोई दिक्कत आए इसके अंदर पढ़ते समय रात को, देन प्लीज गेट बैक टू मी। देन लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे जो है वो आपका सही नहीं है आपके हिसाब से? चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए सब लोग। बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। कोमल शर्मा सी ऑप्शन। एंड शगुन कौंडल। ए सर। शगुन, अरे शगुन कौंडल, अच्छा वो चैट में शगुन कौंडल। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्लास के अंदर, कोई बताएगा? व्हाई आई एम आस्किंग शगुन कौंडल एंड व्हाई एवरीवन एल्स इज आंसरिंग? ऑलराइट, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। ये आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत सही। कर दो मैच से फॉलोइंग फटाफट यहाँ पे एंड रेज योर हैंड। बताइए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। अंशिका ए ऑप्शन। एंड अंशिका शर्मा। ए ऑप्शन। So it was Anshika Sharma only first. Okay, so all the Anshikas are agreeing with the option A यहाँ पे, and that's going to be a correct answer in this, right? So एक के साथ आपके यहाँ पे 4 आ जाएगा, Bachelor's Student Genesis, B के साथ आपके यहाँ 1 आ जाएगा, Gene Therapy, RNA Interference, Cellular Defense, PCR, HIV, बिल्कुल सही। Alright, इसका आंसर वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी। ध्यान से देखना इस सवाल को। बताइए डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? डिम्पल बताइए, डिम्पल का क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन। It is going to be option A. Alright. डिम्पल कुछ तो करो बेटा, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा बेटा? साल खत्म होने को आ गया, 2025 आ गया बेटा, माइक ऑन नहीं हो रहा, माइक ऑन नहीं हो रहा। How will this work? Alright. The two polypeptide of human insulin are linked together by, इसका वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या आंसर? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड ब्रिज। हाँ, इसका देख लो ध्यान से and then tell me the correct answer in this. The genetic defect adolescent demoness refugee may be cured permanently by. बताइए पीयूष, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? पीयूष आई थिंक दूर है स्क्रीन से। बताइए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सेकंड। इतना क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इंट्रोडक्शन बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू अ सेल्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तब आप अपना परमानेंट क्यूर, नहीं तो पूछे ही आपसे गया कि आपको परमानेंट क्यूर आपको कैसे निकलेगा? सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, which of the following is commonly used to transfer foreign DNA into a crop plant? बोलिए मुस्कान कुमारी। सर फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी मुझे बताइए, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फेरम में से हमें क्या मिलता था? सर साइक्लोस्पोरिन नहीं। राइट, और इसे मैं कब इस्तेमाल करता था? सर इसे इम्यूनोस नहीं, सर इम्यूनोसप्रेसिव। जा रहे हो
हाँ, तो इसे मैं कब इस्तेमाल करूंगा, कौन से कंडीशन में मैं इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने इसे देखा है? सर जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। राइट, सो दैट इज माय साइक्लोस्पोरिन है जो आपको मिलेगा आपके ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में से, बिल्कुल सही। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन, सो यस दैट्स व्हाट वी हैव डन। अभी थोड़ा इनसाइड खुद से पढ़ो, क्वेश्चन थोड़े और सॉल्व कर लो। अच्छा, प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है आप लोगों को, प्रैक्टिस टेस्ट की लिंक आपको मिली है, याद रखना 6 से 11 के बीच में लिंक ओपन होती है, तो अगर आप 1-2 बजे अगर आप ओपन करोगे तो शायद वो ओपन ना हो। सो प्लीज प्रैक्टिस टेस्ट, ये काफी लोगों ने सबमिट किया हुआ है मेरे साथ प्रैक्टिस टेस्ट, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लो, एक बार सॉल्व कर लो और उसको आप वापस से जाके चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन आपने कहाँ पे गड़बड़ किया। डू दैट, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कल के टेस्ट के पहले, सो कर लो। इट वोंट टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, इसका आंसर तो यही आएगा काइंड ऑफ। डू दैट, ठीक है। मंडे को हम लोग जब वापस मिलेंगे, सम इशू विद माय लैपटॉप, मंडे को जब हम वापस मिलेंगे यहाँ पे, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद योर वी विल कंप्लीट द ह्यूमन ब्रेन वाला चैप्टर। न्यूरल कंट्रोल को हम खत्म करेंगे वहां पे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स, दैट विल समथिंग विल डू ऑन मंडे, ठीक है। या दैट्स इट। बताइए अगर किसी का कोई सवाल है, देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ। बोलिए अंशिका शर्मा, बोलिए। सर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? मैं आपको ट्राई करता हूँ कि मेरा अच्छा, ओके ना सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यहाँ पे क्या होती है ना अंशिका, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक सेल होता है आपका यहाँ पे जिसका नाम है आपका माइलिनोमा सेल। माइलिनोमा सेल कभी आपके सामने ये आ गया ना तो समझ जाना, सिंपल लैंग्वेज से हम कहते हैं कैंसरस सेल, इट इज माय कैंसरस सेल। अब कैंसर सेल के साथ बात होती है, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू डिवाइड रैपिडली, ये लोग रैपिडली डिवाइड कर, यू नो दैट कैंसर सेल डिवाइड रैपिडली, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। आप ये सेल्स को लेके आते हो, इनको आप थोड़ा सा चेंज करते हो, यू मॉडिफाई देम, बट दीज आर द, इनकी एक प्रॉपर्टी को आप रखते हो दैट दे कैन डिवाइड रैपिडली। आपके पास एक और सेल है एंड दैट इज योर सेल ऑफ योर बी सेल, इट इज माय वन ऑफ द बी सेल। बी सेल में से भी ये आपका है, प्रिसाइसली आप बता दो, दिस इज वन ऑफ द बी सेल में एक आपको टाइप मिलता है एंड दैट टाइप इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्लाज्मा सेल। सो बी सेल में अगर आपको याद होगा तो वी हैव अ सेल कॉल्ड एज माय प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे क्या होती है, दे आर द वन व्हिच विल मेक द एंटीबॉडीज, राइट। तो बेसिकली आप करते क्या हो ना कि हाइब्रिड आप सेल बनाते हो, यहाँ पे आप प्लाज्मा सेल वाला जो सेल है ना, इसमें से आप एक जीन निकालोगे एंड दैट जीन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द माइलोनोमा सेल्स। वो जीन आप बनाओगे अपने, वो जीन आप डालोगे अपने माइलोनोमा सेल्स के अंदर। तो आप इमेजिन करो कि मैंने आपका एक हाइब्रिड सेल यहाँ पे बना चुका हूं मैं, एंड दिस हाइब्रिड सेल व्हाट इट विल डू, सो नाउ आई हैव अ हाइब्रिड सेल, ये सेल के अंदर प्रॉपर्टी आपके कैंसर सेल की, एंड इट हैज अ जीन फ्रॉम द बीटा सेल्स, इट हैज अ जीन फ्रॉम द लाइक सॉरी बी सेल्स के प्लाज्मा सेल का यहाँ पे जीन है। तो जो मैंने यहाँ पे जीन लगा के रखा है ना इसके अंदर, जो मैंने यहाँ पे जीन डाला हुआ है, दैट जीन कैन ओनली मेक IgA, दैट जीन कैन ओनली मेक वन एंटीबॉडी एंड दैट एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी IgA। ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो जीन है मेरा यहाँ पे, ये मेरी मदद कर सकता है बनाने के लिए मेरा यहाँ पे IgA एंटीबॉडी। अब ये मेरा जो हाइब्रिड सेल है ना, यू हैव दिस हाइब्रिड सेल इन फ्रंट ऑफ यू, अब ये करेगा क्या, हाइब्रिड सेल के पास प्रॉपर्टी है कि वो रैपिडली डिवाइड कर सकता है, एंड दिस सेल हैज अ जीन व्हिच कैन मेक अ एंटीबॉडी। तो अब होगा क्या कि ये मेरे सेल्स रैपिडली ग्रो करेंगे और आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर कम टाइम के अंदर यू विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीस सेल्स, और अगर आपके इन सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो इनके साथ साथ व्हाट यू विल फाइंड, द अमाउंट ऑफ IgA विल बी आल्सो फाउंड ओवर देयर, द अमाउंट ऑफ IgA भी आपका यहाँ पे बढ़ने लगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके सेल्स होंगे ये अपना नंबर तो बढ़ाएंगे वहां पे, बट इसके साथ दे विल आल्सो मेक द एंटीबॉडी एंड दैट एंटीबॉडी इज माय IgA एंटीबॉडी। अब समझो अंशिका तुम ये ग्रो कर रहे हो इन सेल्स को, और मुस्कान कुमारी आके तुम्हें पूछती है कि अंशिका ये मेरे सेल्स सिर्फ एक टाइप के एंटीबॉडीज क्यों बना रहे हैं, तब आप बोलोगे बिकॉज दे आर माय मोनोक्लोनल सेल्स, ये सिर्फ एक टाइप के एंटीबॉडीज ही बनाएंगे, दैट इज व्हाट यू विल टेल हर, राइट। सो मोनोक्लोनल सेल्स आपके यहाँ पे ये होते हैं जो बनाते हैं आपके सिर्फ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी दे विल मेक फ्रॉम देयर सेल्स, दो सेल्स आर कॉल्ड मोनोक्लोनल सेल्स। और ऐसे आप कई सारे सेल आप लैब में बना सकते हो जिनकी वजह से आप अपनी एंटीबॉडीज आप कलेक्ट कर सकते हो हाई अमाउंट के अंदर। समझ आए मेरी बात अंशिका? यस सर। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो।
चलिए पीपल, लेट्स रैप दिस अप। मिलते हैं हम लोग वापस से मंडे को। अगर कोई सवाल नहीं है आपका तो इसे हम खत्म करते हैं। एंड टेस्ट अच्छे से देना और टेस्ट देके अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना। बाय द वे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मैंने आंसर की शेयर कर दिया है। प्रिंस एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट सबमिटेड मी द असाइनमेंट, एक बार आप चेक कर लेना आपके कितने आंसर वहां पे से निकल जाए। यू कैन सी द आंसर की व्हिच हैज बीन शेयर्ड विद यू। ठीक है, ऑलराइट, चलिए लेट्स रैप दिस अप, विल कैच यू अगेन ऑन मंडे। बोलो 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 मुस्कान, पौरी बोलो। सर मैंने ना 2000 मतलब अभी PYQ सॉल्व करे थे इससे पहले वाले चैप्टर के, तो उसमें ना 2024 का एक क्वेश्चन था जिसमें